गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्लास हम शुरू करते हैं। ये सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट के अंदर 3 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है वो है पर्सन परसेप्शन। अब इस पर्सन परसेप्शन को सोशल परसेप्शन भी कहा जाता है, जो सोशल कॉग्निशन का एक पार्ट है। दूसरा जो पार्ट आपके सिलेबस के अंदर है वो है एट्रीब्यूशन और एट्रीब्यूशन एरर। और थर्ड जो पार्ट है वो है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। ये 3 मेजर पार्ट हैं इसके छोटे छोटे सब पार्ट हैं। आज हम जो है पर्सन परसेप्शन या सोशल परसेप्शन की बात कर रहे हैं। जब भी हम समाज में रहते हैं, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सामने वाले व्यक्ति को जज करने की कोशिश करते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा है और वो व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार करेगा। और क्योंकि आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो वो भी आपको देखता है और जज करता है, और आपस के जो इंटरेक्शन जो है वो एक दूसरे के परसेप्शन पर आधारित होते हैं। मतलब यदि मैं किसी व्यक्ति को पसंद करता हूँ या किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचता हूँ तो मेरा उसके साथ इंटरेक्शन अलग होगा, और जिनको पसंद नहीं करता हूँ उसके साथ इंटरेक्शन अलग होगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं पर्सन के परसेप्शन पे, कि आप सामने वाले को किस तरीके से और कैसे जज कर रहे हैं, कि वो उस व्यक्ति के अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं, कौन सी क्वालिटीज़ नहीं है। तो यदि हम किसी पर्सन को देखें, मान लो कि यदि इस सेक्टर को देखते हैं, आयुष्मान खुराना की जो पर्सनालिटी है उसको हम केवल देख करके जज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग जज करते हैं किसी भी व्यक्ति को केवल सुपरफिशियली देख के, उसकी 5 मिनट की या 10 मिनट के इंटरव्यू देख के, थोड़ी सी बात सुन करके हम उसे जज करने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है वो हेल्पफुल है, जनरस है, इंटेलिजेंट है, कूल है, सारी अच्छी और बुरी सारी क्वालिटीज हम जज करने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। पर क्या वो हमेशा सही होती है? हो सकता है कि वो स्टेज पे, इंटरव्यू पे अच्छा बिहेव कर रहा हो, घर पर नहीं। कई लोगों के आपके एक्टर्स के न्यूज़ वगैरह आते हैं जो घर पर अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं या फिर ऑफ कैमरा अच्छे से बिहेव नहीं करते। जो सोशल परसेप्शन की बात करें या पर्सन परसेप्शन की बात करें, वो ये है कि आप किसी भी व्यक्ति को देखकर जो इम्प्रेशन बनाते हैं और उसके इम्प्रेशन के बेसिस पे आप जो इन्फ्लुएंसेस निकालते हैं, जो भी रिजल्ट निकालते हैं, उस चीज़ को हम पर्सन परसेप्शन कहते हैं। एक सीरीज आपने देखी होगी, ब्लैक मिरर। नेटफ्लिक्स पे 5 सीजन्स हैं। ये जो सीरीज है वो बहुत फेमस सीरीज है, और इसके अंदर एक जो एपिसोड है, क्योंकि सारे एपिसोड्स अलग अलग हैं, अलग अलग स्टोरीज हैं, हर एपिसोड की स्टोरी अलग होती है। इसके अंदर एक स्टोरी है जहाँ पर फ्यूचर का सिनेरियो दिखाया है। उसके अंदर हर पर्सन एक दूसरे पर्सन को रेट करता है। 5 पॉइंट स्केल, जो स्टार्स रेटिंग होती है ना, कि जैसे अमेजन पे कोई सी चीज़ बिक रही है तो उसके स्टार्स हैं, 5 स्टार से 4 स्टार हैं, 4.5 स्टार हैं, जो भी स्टार्स हैं वो स्पेसिफिक हैं। तो आगे जा कर के वो फ्यूचरिस्टिक बता रहे हैं कि मान लो इस तरीके से सिनेरियो होता तो क्या होता, कि हर पर्सन की एक रेटिंग है। यदि उसकी रेटिंग 4 या 4 से ऊपर है तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा माना जाता है और उसको बहुत सारे प्रिविलेज दिए जाते हैं। उस सीरीज के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, उसमें बहुत सारे प्रिविलेज दिए जाते हैं यदि 4 स्टार से ऊपर है। तो जैसे उसे ड्राइविंग करना है या फिर कोई सी फ्लाइट लेना है तो उसको बहुत इजीली मिल जाता है। जबकि जो लोग 4 स्टार 4 स्टार से कम स्टार वाले लोग हैं, उन लोगों को फ्लाइट मिलने में दिक्कत होती है, और 2 या 2 से और कम वालों को सोशली एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता है, उनको निकृष्ट माना जाता है, और वो अलग अलग तरीके से ह्यूमिलेट किए जाते हैं। तो ये जो ब्लैक मिरर में जिस एपिसोड की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या होता है कि एक पर्सन जिसकी स्टार रेटिंग 4.7 होती है, और वो जो बिहेवियर अलग अलग करती है,
और उसके बाद में उसकी रेटिंग किस तरीके से गिरने लगती है और इस स्टेज पे आती है कि उसकी रेटिंग 1, 2 या 2 से भी कम हो जाती है और वो किस तरीके से फील करती है अपनी रेटिंग को चेंज होते हुए। अब रेटिंग जो सिंबल है, क्योंकि 5 स्टार के अंदर आपने एक नंबर दे दिया कि 5 में से 7.5 या 4.5 या 3.5, इस तरीके से आपने एक नंबर दे दिया, पर एक्चुअल में जो रिप्रेजेंटेशन है वो है आपका वैल्यू बाकी लोगों की नज़र में। यदि आप किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं वहां पे हर व्यक्ति आपको रेट करता है। तो यदि अभी की कंडीशन देखें, सीरियल से बाहर आके देखें, तो कहीं ना कहीं हम हर पर्सन को जज करते हैं और जज करने का मतलब है हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं, हम उनको हेल्प कर सकते हैं और इस तरीके से हम एक हर एक व्यक्ति का एक परसेप्शन बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं और उसके हिसाब से हम उससे बिहेवियर करते हैं। तो जो पर्सन परसेप्शन है वो हम ये जो इमेज बनाते हैं और ये जो कंक्लूजन बनाते हैं, ये किस तरीके से बनाए जाते हैं उसका अध्ययन। ये जो डिसीजन है, हम परसेप्शन वाले जो डिसीजन लेते हैं वो किस तरीके से लेते हैं। 2 तरीके से यूजुअली लिए जाते हैं। पहला है कि आप चेहरा देख करके या उसके एक्सप्रेशन, उसके हाव भाव 5 मिनट मिल करके, क्योंकि शुरुआत में यदि आप किसी व्यक्ति से इंटरेक्ट करते हैं तो आप उसके पर्सनल क्वालिटीज के बारे में नहीं जानते हैं। उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंट है या नहीं है, वो उसके व्यूज क्या हैं, उसके थॉट्स क्या हैं, आप उसके बारे में नहीं जानते। उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, वो नहीं जानते। केवल आप शुरुआत में उसके फिजिकल अपीयरेंस को जानते हैं, उसके एक्सप्रेशंस देखते हैं और उसके बेसिस पे आप असेसमेंट परसेप्शन फिर भी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक पूरा असेसमेंट नहीं हो जाता, पूरी चीज़ें पता नहीं हो जाती, तब तक आप परसेप्शन नहीं बनाते। आप परसेप्शन बना लेते हैं, जो फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है आपका, पर वो जो फॉर्मेशन होता है वो सुपरफिशियल फॉर्मेशन होता है, सुपरफिशियल चीज़ों के बेसिस पे बना होता है। और जब आप व्यक्ति से मिलते हैं, लंबे टाइम तक बात करते हैं, उसको समझते हैं और उसके बाद में जो अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है, जो फॉर्मेशन है, जो परसेप्शन है, वो डीपर होता है, ज़्यादा गहरा होता है और वो ज़्यादा सही भी होता है, क्योंकि उसके अंदर ट्रायल एरर होते हैं, उसके अंदर चेक्स होते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी जो चेंजेस हैं उनको हटा करके अंडरस्टैंड उस व्यक्ति को समझा जाता है। तो यदि दोनों को देखें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे फिजिकल अपीयरेंस किस तरीके से है, उससे आप पर्सन को परसीव करते हैं किस तरीके, क्या है, कैसा है व्यक्ति, क्या है, ठीक है। उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम देखेंगे अलग अलग सबको, ठीक है। उसके एट्रीब्यूट्स, वो क्या सोचता है, इंटरनल एट्रीब्यूट्स, एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स, उसका इम्प्रेशन और वो किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी ट्रेड्स और आपके पर्सनालिटी खुद के ट्रेड्स वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसके हिसाब से आप किसी भी पर्सन का परसेप्शन बनाते हैं। तो किसी भी पर्सन को जानने के लिए 2 तरीके के जरिए। पहला है आप असेस करके देखें टेम्परेरी स्टेट्स जो कुछ समय के लिए रहते हैं, या फिर आप देखें लॉन्ग लास्टिंग या फिर परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक तरफ हमने स्टेट बोला है और एक तरफ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है। अब स्टेट का मतलब होता है कि जो भी बिहेवियर है वो टेम्पररी हो और कुछ समय के लिए हो। अब कुछ समय का मतलब ये है कि मान लो मैं बीमार हूँ, 2 दिन के लिए मेरा बिहेवियर मेरे सामान्य बिहेवियर से अलग रहेगा। तो यदि इस टाइम में कोई मुझसे मिलता है तो मैं कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बीमार हूँ। पर सामने वाले को पता है या नहीं पता है, ये नहीं पता मुझे। तो यदि आप केवल कुछ समय वाले स्टेट को देखकर असेसमेंट करते हैं तो उसको टेम्पररी स्टेट बोलते हैं। और यदि आप
जैसे मैं मान लो यहाँ आया हूँ, मान लो घर पे झगड़ा हुआ है, तो यदि मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो वो गुस्सा टेम्परेरी स्टेट है, ये परमानेंट स्टेट ऑफ माइंड नहीं है कि हमेशा ही गुस्सा होता है, पर ये टेम्परेरी स्टेट है। पर यदि मैं सारे लोगों से अच्छे से बात करता हूँ, कभी गुस्सा नहीं करता हूँ, तो ये आपका परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पर्सनालिटी के ट्रेड्स हैं जो पर्सन को आइडेंटिफाई करना होते हैं, पर वो लेटर स्टेज में तुरंत मिलने के बाद पता नहीं होते हैं। वैसे ही जैसे कि हम टेम्परेरी स्टेट देखें तो टेम्परेरी स्टेट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे मैंने बताया, काम करते हैं। आपका मूड, हमेशा एक जैसा मूड नहीं होता है। आज मूड अच्छा है, चीयरफुल है, कल अच्छा नहीं है, कल गुस्सा है, एक दिन उदास है। हो सकता है कि आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं उससे आप पर्सनली अफेक्ट हो रहे हैं, और यदि आप अफेक्ट हो रहे हैं तो जो भी व्यक्ति आपको परसीव कर रहा है, यदि वो आपसे पहली दूसरी बार मिल रहा है तो भी वो आपको आपके ये सारे टेम्परेरी स्टेट्स के बेसिस पे आपको आपका परसेप्शन लेता है या आपको परसीव करता है। और जो लोग आपको पहचानते हैं वो भी परसीव करते हैं, वो भी देखते हैं कि ये जो चेंजेस हैं किसी वजह के कारण हो सकते हैं, और वो भी आपको परसीव करने की कोशिश करते हैं। तो मूड के कारण हो सकता है, थकान, फटीग के कारण हो सकता है, बीमारी के कारण हो सकता है, ड्रग्स के कारण हो सकता है, अल्कोहल के कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो व्यक्तियों को इन्फ्लुएंस करती हैं, उससे उनका जो इमोशनल स्टेट, फिजिकल स्टेट, ये सारी चीजें चेंज होती है। जैसे कि एंग्री मास्टर जी हमेशा एंग्री नहीं है। जब भुवन बाम उसके सामने आता है या जो भी लोग उसके सामने आते हैं तब वो एंग्री होता है, क्योंकि बाकी लोगों को वो रिएक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एंग्री है ना। और ये जो टेम्परेरी चेंजेस है हमेशा वर्बली नहीं बोले जाते हैं या वर्बली असेस नहीं किए जाते हैं। कई बार हम जाते हैं, रास्ते में कोई आके मिलता है, अरे सर क्या हाल है, चाहे मैं कितना भी दुखी हूँ, चाहे घर पे झगड़ा होके आया है, चाहे एक्सीडेंट होकर के आया हूँ, फिर भी मैं यदि सामान्य व्यक्ति, सामान्य रिलेशन है तो मैं उसको बोलूँगा ठीक है। पर केवल मैं वर्बली बोल सकता हूँ। यदि नॉन वर्बल बिहेवियर की बात करें तो वो मेरे चेहरे पर, मेरे एक्सप्रेशंस पे और मेरे बिहेवियर में शो होगा, मेरे बिहेवियर में दिखेगा कि मैं गुस्सा हूँ या शांत हूँ या खुश हूँ या दुखी हूँ। जो भी सारी चीज़ें हैं वो हमें दिखाई देती हैं नॉन वर्बली, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर दोनों पार्ट, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। हम जो चीज़ बोलकर समझा सकते हैं, और कई बार आप जो परसेप्शन सामने वाले का करते हैं, जो भी आप फॉर्मेशन करते हैं, वो वर्बल बिहेवियर के हिसाब से भी होता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू भी होता है। इसीलिए नॉन वर्बल बिहेवियर को भी एक कम्युनिकेशन का दर्जा दिया गया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब आप अपनी इंफॉर्मेशन सामने वाले को पहुंचा रहे हैं और उसकी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं नॉन वर्बली, बिना शब्दों का उपयोग किए हुए। तो ये जो नॉन वर्बल बिहेवियर है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। अब सारी चीजें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप इसको जानते हैं, आप इसको समझते हैं। शॉर्ट में हम डिस्कस करते हैं। पहला जो है वो है फेशियल एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशंस को देखने और समझने की जो क्षमता है, आपने सेकंड ईयर में पढ़ी होगी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। बच्चे शुरुआत के 2 या 3 महीने के अंदर एक्सप्रेशन जानने लग जाते हैं। यदि आप स्माइल करते हैं तो वो समझते हैं कि ये नॉर्मल फेस नहीं है, ये स्माइल वाला फेस है, ये मुझे देखकर किया जाता है। और रेसिप्रोकेशन के अंदर आपको देख करके भी वो भी स्माइल करना शुरू करते हैं। तो एक्सप्रेशंस, आपने बोला कुछ नहीं है, ये फेशियल एक्सप्रेशन जो चेंजेस हुए हैं वो
बच्चा तक परसीव करता है और हम बहुत डीपली इस चीज को परसीव करते हैं। तो हम अलग अलग एक्सप्रेशंस देखते हैं। उसके अलावा टोन ऑफ वॉइस। अब टोन ऑफ वॉइस वर्बल होगा या नॉन वर्बल होगा? वर्बल टोन ऑफ वॉइस जो है वो वर्बल होना चाहिए, नॉन वर्बल होना चाहिए? वर्बल होना चाहिए ना सर? वर्बल होगा। वर्बल क्यों होगा? क्योंकि इसमें वॉइस तो अपने जब तक अपन कुछ बोलेंगे नहीं तब तक सामने वाला परसीव नहीं कर पाएगा कि अपना टोन चेंज हुआ है। ठीक है, बाकी कोई काउंटर? आस्था? सर क्योंकि नॉन वर्बल यूजुअली विजिबल होगा अपीयरेंस से, लेकिन वॉइस की जो टोन है वो हम सिर्फ सुनकर ही परसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकली ये हो सकता है कि वो वर्बली एक्सप्रेस किया गया हो पर आपने शब्दों में नहीं बताया उस चीज को। शब्द आपके एक ही हैं, शब्द नहीं चेंज हुए। टोन ऑफ वॉइस का मतलब है कि आप कौन से वे में बात कर रहे हैं। आप वही सेंटेंस, एक ही सेंटेंस हैप्पी टोन में भी बोल सकते हैं, एग्रेशन में भी बोल सकते हैं, सैड में भी बोल सकते हैं। तीनों टोन्स हैं और सेंटेंस सेम है, वर्ड्स सेम है, वॉइस जो वर्ड्स हैं वो सेम है, टोन चेंज है। जो टोन है कई बार हम उसको भी असेस करते हैं, जो यूजुअली नॉन वर्बल के अंदर इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि आप उसे एक्सप्रेशन के रूप में असेस करते हैं, देखते हैं, मतलब महसूस, विजुअली नहीं है। नॉन वर्बल का मतलब विजुअल नहीं है, जो बोला नहीं गया है, शब्दों में नहीं आया है, जिसका सिमेंटिक मीनिंग नहीं है। सिमेंटिक मीनिंग का मतलब है यदि मैंने कोई सा सेंटेंस बोला है उसका आप अर्थ निकाल रहे हो, है ना, पर टोन का अर्थ नहीं निकाल रहे हो। टोन को आप समझ रहे हो कि इसकी टोन इस तरीके से है, एग्रेशन वाली है, सरकास्टिक है, एग्रेसिव है, डिप्रेसिंग है, आप टोन समझ रहे हो। वर्ड्स का मीनिंग अलग है। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसके अंदर मीनिंग ऑफ वर्ड जो सिमेंटिक मीनिंग की बात करते हैं, पर इसके अंदर नॉन वर्बल क्यूज होते हैं। ये टोन ऑफ वॉइस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। दूसरा होता है जेस्चर्स। जैसे मैं हाथ एक्सप्रेशन कर रहा हूँ, तो जब बड़े की बात करूंगा तो हाथ बड़ा होगा, छोटे की बात करूंगा तो हाथ छोटे होंगे, ऊंचे की बात होगी, नीचे की बात होगी। तो ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं ये सारे हम यूज करते हैं, ये जेस्चर्स यूज करते हैं। दूसरा होता है बॉडी पोजीशन। बॉडी पोजीशन होता है कि आप कहाँ बैठे हुए हो और किस तरीके से बैठे हुए हो, या खड़े हुए हैं तो आप किस तरीके से खड़े हुए हैं। और आपके बॉडी पोजीशन ये हुआ। बॉडी पोस्चर्स के अंदर आपके हाथ कहाँ हैं, आप कान को टच कर रहे हैं, सिर को टच कर रहे हैं, ये सारी चीजें, नाक या बाल को हाथ लगा रहे हैं, या हाथ क्रॉस करके बैठे हैं, या पैर क्रॉस करके बैठे हैं, सबके अपने अपने मीनिंग्स होते हैं। और आप सबको पता होता है कि इस चीज का मतलब ये होता है। कुछ लोगों को कुछ ज्यादा पता होता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा कम पता होता है, पर कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि आप सामने वाले के जो बॉडी पोजीशंस और बॉडी पोस्चर्स, ये दोनों किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं और उसका मतलब क्या है, आप परसीव करते हैं ये सारी चीजें। दूसरी है यूज ऑफ टच। अब यूज ऑफ टच का मतलब ये है कि कई बार हम लोग यदि बात आपस में पास में बैठ के बात करते हैं तो वी टच ईच अदर, और हम लोग हाथ लगा करके कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हाथ दबाया इसका मतलब है रुकना है, थोड़ा सा टच किया इसका मतलब है कि आप बोल सकते हो। इस तरीके से ये वाले जो कम्युनिकेशन भी है वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है वो होता है आई गेज। अब आई गेज, आप कहाँ देख रहे हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं, वो भी नज़र भी हम लोग परसीव करते हैं बिना बोले हुए, कि सामने वाला हमें किस तरीके से देख रहा है, क्यों देख रहा है, उसके इंटेंशन। यहाँ तक कि हमें आई गेज से यहाँ तक कि पता चलता है कि वो क्या देख रहा है, किस तरीके से देख रहा है और उसके इंटेंशंस क्या हैं, यहाँ तक हम जज करने की कोशिश करते हैं। तो
यदि ओवरऑल हम देखें तो सारे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं, सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का हिस्सा है, और वो ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा जुड़ चुके हैं कि हम उनका उपयोग दूसरी चीज़ों में भी या कंप्यूटर में भी या मैसेजिंग में भी बहुत आसानी से करते हैं। जैसे कि आप डेली लाइफ में जो मैसेजेस करते हैं उसके अंदर आते हैं इमोजीज। अब इमोजीज क्या है? क्या है इमोजीज? एक्सप्रेशंस हैं, आप क्या फील कर रहे हैं उसके एक्सप्रेशंस हैं, है ना। तो यदि आपको इमोजीज अभी दिख रहे होंगे तो इसमें हैप्पी वाला कौन सा है? स्माइलिंग फेस। स्माइलिंग फेस का ये वाला सेकंड वाला है ना? सर शुरू के 1 2 3 है ना? तो सर हाँ, ये जो आपको कर्सर दिख रहा होगा ये वाला एक्सप्रेशन कौन सा होगा? लाफिंग, ठीक है। LOL वाला है। सेड वाला कौन सा है इसके अंदर? सर सबसे लास्ट में फर्स्ट वाला, फर्स्ट रो में सबसे नीचे है ना? यस सर। ऐसे ही बहुत सारे इमोशन है। और डिस्गस्ट वाला कौन सा होगा? अलग। सरप्राइज वाला अलग है। तो ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया? ये इमोजीज कहाँ से उन्होंने उठाया? ये जो इमोजीज हैं ये उठाए हुए हैं आपके जो जनरल फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उसी से उठे हुए हैं कि यदि आप हैप्पी होते हैं तो आप स्माइली फेस होता है, आंखें छोटी होती ही हैं, ठीक है। और सरप्राइज होगा या फिर फियर होगा तो आंखें बड़ी हो जाएगी, चेहरा बड़ा हो जाएगा, कान पे हाथ चले जाएंगे, है ना। रोता हुआ व्यक्ति रहेगा तो मुंह बड़ा होगा, आंखें छोटी होगी। इस तरीके से ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं ये इमोजीज के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, हम उसको डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। यदि हम फेशियल एक्सप्रेशंस देखते हैं, यदि हम फेशियल एक्सप्रेशंस देखते हैं और इमोजीज देखते हैं तो बहुत हद तक सिमिलर होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो इमोजीज बनाने वाले जो आर्टिस्ट हैं उन लोगों ने ये सारे एक्सप्रेशंस कॉमनली देख करके ही उसको सिंप्लीफाई करके बनाया। तो इमोजीज हम इसलिए बहुत आसानी से समझते हैं क्योंकि हम फेशियल एक्सप्रेशंस किसी भी व्यक्ति के बहुत आसानी से समझते हैं। तो दोनों रेसिप्रोकेट हो रहे हैं कि यदि हम इसका उपयोग इमोशंस और फेशियल एक्सप्रेशन में इमोशंस हम आसानी से यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग इमोजीज बहुत इजीली और एक्सेप्टेबल तरीके से यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो आज का हम सेशन यहाँ खत्म करेंगे और आज की क्लास अटेंड करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।